फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, कॉन्स्टिट्यूशन के एंडिंग लेक्चर्स में हम अब क्या कहते हैं एंटर कर चुके हैं। और आज जो है हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम आर्टिकल्स का नाम लेंगे। वी विल नेम आर्टिकल्स इन दिस लेक्चर ऑल्सो, बट आज के बाद हम आर्टिकल्स पर डिस्कस ही नहीं करेंगे, बिकॉज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेकिन आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ इंडिया। सर एग्जैक्टली होता क्या है, ये हम कब से यही सोच रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड एज यू हैव अंडरस्टूड इन CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर्टिकल that I have explained through between आर्टिकल 107 to 111 कि आर्टिकल 368 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात होती है। एंड आई हैव एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस क्लासेस, लाइक एनी सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है उसकी भी कंडीशंस लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एंड विद द चेंजिंग नीड्स एंड कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ अ कंट्री, दैट शुड आल्सो व्हाट, दैट शुड आल्सो चेंज। सो इसीलिए हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी लगातार क्या होता है, चेंज होता है। और इसी चेंज को जो हम प्रैक्टिस करने के लिए जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। The provision of amendment is given where? It is given in part 20 और article 368 of the constitution, जिसके जरिए the parliament can amend any part of the Indian constitution. But as you all know, as defined in the Keshwan and Bharti case by the Supreme Court, everything can be amended in the constitution, but the basic structure of the constitution, I should say explain this in Hindi, जो मूल खुशबू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, द मेन एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी रब्ड आउट बाय द अमेंडमेंट्स। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर लेकिन अमेंडमेंट्स टोटल हुए कितने हैं। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, टिल नाउ टोटल 104 अमेंडमेंट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर ऑल 104, डेफिनेटली नॉट। 104 में से जो मेन अमेंडमेंट्स है फ्रेंड्स, हम उनको डिस्कस करेंगे। और उन मेन अमेंडमेंट में से भी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर मैं स्टार मार्क कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बी आर अम्बेडकर व्हेन फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें लगा काफी टाइम तक इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उन्होंने इसको इतना डेप्थ और इलेबरेट बनाया है। बट आफ्टर 1 ईयर 1951 में क्या हुआ, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है लाया गया। अब ये क्यों लाया गया फ्रेंड्स, आई हैव प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड इट ऑलरेडी कि जो जमींदारी है वो सिस्टम जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एबॉलिश करना चाहती थी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को एक और प्रॉब्लम आ रही थी, आर्टिकल 19 में दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो अगर गवर्नमेंट जैसे रेलवे या ऐसे किसी बिजनेस को कंप्लीटली ओन करना चाहती है, तो लोग कहते थे कि हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, हम आज के अडानी अंबानी की तरह रेलवे की गाड़ी चलाना चाहते हैं। सो इसीलिए ये जो जमींदारी प्रॉब्लम है, मोनोपोली ऑफ ट्रेड प्रॉब्लम है, एंड इसके अलावा एक और प्रॉब्लम फेस करी गई कॉन्स्टिट्यूशन आते से ही। आर्टिकल 19 में आई गेस यू ऑल नो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिला हुआ है। सो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर एक क्वेश्चन उठा कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब डू यू हैव द पावर टू अब्यूज, क्या आप किसी को अब्यूज कर सकते हो, मरने के लिए भड़का सकते हो, मतलब सुसाइड कमिट करने के लिए भी क्या आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड मेनी अदर थिंग्स लाइक दैट। तो तब समझ में आया कि इनके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, अमेंडमेंट करना होगा। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 19 क्या कहते हैं 51 में किया गया। अब इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया गया, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, सबसे पहले तो एक चीज करी गई कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके लिए वर्क कर सकती है। अब ये क्यों करा गया फ्रेंड्स, हमारे यहाँ आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी मतलब जो मेन स्ट्रीम से पीछे रह गए हैं उनको अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो तो ये इक्वलिटी नहीं है। तो ऐसे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट में ही, कॉन्स्टिट्यूशन में ही पुट कर दिया गया कि बैकवर्ड क्लासेस सोशली और इकोनॉमिकली, एजुकेशनल नहीं, उनके लिए क्या कहते हैं एक्स्ट्रा प्रोविजंस गवर्नमेंट बना सकती है।
अदर देन दैट आर्टिकल 31, आई गेस यू ऑल नो कि आर्टिकल 31A जो है लाया गया था, जिसके जरिए गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था कि इफ द गवर्नमेंट वांट टू अक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन दे कैन डू दैट, नो वन कैन स्टॉप देम। एंड वेरी फेमस 9th शेड्यूल, जिसके बारे में मैंने कल केशवानंद भारती केस एक्सप्लेन करते वक्त आपको डिस्कस किया था, वो यहीं से आया था। बट अदर देन दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर मेन थिंग इज 3 रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। इन रेस्ट्रिक्शंस को रीजनेबल और जस्टिसेबल रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है। मतलब यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज व्हाट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, आई गेस मैंने फंडामेंटल राइट्स में ये ऑलरेडी क्लियर किया है। एंड इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई भी ट्रेड करना चाहती है और उसको वो नेशनलाइज कर देती है, सो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर बहुत फास्ट हो रहा है। सो व्हाट यू एक्सपेक्ट, इट इज द लास्ट क्लास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स। जो भी यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहा है वो सब आपको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। सो टुडे सेशन विल बी अ मैराथन सेशन, यहाँ बहुत फास्ट स्पीड से ही चलेगा। जो कंसर्न्ड आर्टिकल्स है उनके सेशंस आप वापस देखिए अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्लियर करने के लिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 15, 16, इन्हें आप वापस से रिकॉल कीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स आई गेस आप सबने रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स डेप्थ में स्टडी करा था, तो उस टाइम हमने पढ़ा था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस टाइम हमने पढ़ा था कि इंडिया पहले 4 पार्ट्स में था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। अब इसको वी हैव स्टडीड, रिऑर्गेनाइज करके क्या करा गया, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जिसके लिए क्या लाया गया था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो इससे भी क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था, दैट वाज 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आई एम टेलिंग वंस अगेन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें मैं स्टार पुट कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन कौन से आपको एनी हाउ याद रखने ही है। आफ्टर दिस नेक्स्ट इज 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब फ्रेंड्स इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको प्रियम्बल एक्सप्लेन किया था, और इसके अलावा मैंने आपको प्रियम्बल एक्सप्लेन करते वक्त एक टर्म एक्सप्लेन किया था, सोवरनिटी। तो ये जो सोवरेन, मैंने आपको एक सोवरेन और प्रियम्बल, ये दो चीजें जब एक्सप्लेन करी थी प्रियम्बल के सेशन में, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंडिया हैज द पावर टू गिव इट्स ओन टेरिटरी टू एनी अदर कंट्री। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें आर्टिकल 3 की, ये यूनियन एंड टेरिटरी में आपको एक्सप्लेन किया था कि इंडिया क्या कर सकता है, अपनी किसी भी टेरिटरी को तोड़ सकता है। ट्राई टू रिमेंबर, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बाय यूनाइटिंग टू टेरिटरीज और एक्सप्लिटिंग द टेरिटरीज। 2 स्टेट्स बनाने के लिए हम 3 राज्यों को जोड़ सकते हैं, 2 राज्यों को एक राज्य से एक पार्ट सेपरेट कर सकते हैं, एंड मेनी थिंग्स अदर एटसेट्रा एटसेट्रा। हम कोई फॉरेन टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं वगैरह। बट वहां पर एक डेप्थ चीज थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करी, कि हम फॉरेन से कोई टेरिटरी लाइक सिक्किम एक्वायर तो कर सकते हैं, बट इफ वी वांट टू गिव अवे आवर टेरिटरी टू एनीवन एल्स, तो ये हम आर्टिकल 3 के जरिए नहीं कर सकते। इट नीड्स व्हाट, इट नीड्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और इसी से बेरूबारी केस जो है जुड़ा हुआ था। असल में बेरूबारी जो है ये जलपाईगुड़ी के पास का एरिया है, जिसमें क्या प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इस एरिया का आधा भाग जो है हमारी कंट्री में था और आधा भाग जो है दूसरी कंट्री में था, सो बांग्लादेश में था, उस समय पाकिस्तान कहते थे। तो इसलिए क्या करा गया, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये पार्ट पूरा किसको दे दिया गया, प्रेजेंट बांग्लादेश एंड देन पाकिस्तान को दे दिया गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इससे क्लियर हुआ कि हम अगर लेना चाहते हैं टेरिटरी तो वो आर्टिकल 3 से हम ले सकते हैं विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बट इफ वी वांट टू if we want to do the secession of the territory, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगेगा। इट मींस अगर हम अपनी टेरिटरी किसी और को देना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब ये इंपॉर्टेंट है पर बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए मैं स्टार पुट नहीं कर रहा हूं। नाउ फ्रेंड्स 10th 12th 13 14, इफ यू रिमेंबर हमने एक सेशन करा था इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज पर। सो इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरी वाला जो हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के पहले का सेशन करा था, उसमें वी हैव स्टडीड
कि जो पुर्तगालीज हैं और जो फ्रेंच है, ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया में ही थे और इनकी कॉलोनीज थी। एंड आफ्टर अ ह्यूज स्ट्रगल हमने इनसे वो जो कॉलोनीज थी, दादर नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, ये पुडुचेरी, ये सब क्या करी, एक्वायर करी। सो इसके लिए भी क्या हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे 10th, 12th और 14। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू शुड नो, इसलिए मैंने जस्ट मेंशन आउट कर दिए हैं। नेक्स्ट इज 18th अमेंडमेंट एक्ट 1966। अब फ्रेंड्स 1966 ही अगर आप याद रखेंगे सो आई गेस आप इजिली बता देंगे पंजाब एंड हरियाणा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ाते वक्त मैंने आपको क्लियर करा था कि पंजाब और हरियाणा कैसे फॉर्म हुआ था। आई गेस आई मेड इट प्रीटी क्लियर देयर कि हरियाणवी कहते थे हम जट पंजाब में नहीं रहेंगे, हमें अपना जट्टों का लैंड चाहिए, हरियाणा चाहिए। तो इसमें क्लियर हो गया था कि अगर if the parliament wants to form a new state, it also has the power to form a state or union territory by uniting a part of state or a union territory to another state or union territory। मतलब किसी यूनियन टेरिटरी के पार्ट को भी क्या कर सकती है, स्टेट में ऐड करके एक नया स्टेट जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। दे आर ट्राइंग टू से कि पार्लियामेंट जैसे चाहे वैसे एक स्टेट को क्रिएट कर सकती है, ये इस अमेंडमेंट से क्लियर हुआ। नॉट एट ऑल वेरी मच इंपॉर्टेंट बट स्टिल मैंने सोचा आप मेंशन कर देता हूं, बट नहीं भी करता तो चलता। चलिए नेक्स्ट इज, आई गेस ये आपको अच्छे से याद होगा, मैंने अभी लास्ट सेशन में 8th शेड्यूल पढ़ाते वक्त ही आपको क्लियर करा था कि लैंग्वेजेस में आपको सारे के सारे अमेंडमेंट्स अच्छे से रिमेंबर होने चाहिए। बिकॉज द थिंग इज एज आई टोल्ड यू, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके कारण जो लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक बन चुकी है। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब इसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब फ्रेंड्स एक्चुअली ये एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई गेस आप सबने जब आर्टिकल 107 to 11 हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम बिल्स स्टडी कर रहे थे, सो उस समय वी हैव स्टडीड 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। एंड वाइल टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आई सेड टू यू कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, देन इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज accent on the constitution amendment bill। if you try to remember, हमने तब वहां पे स्टडी करा था ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। सो मैंने एक्सप्लेन करा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है, एक्सेंट देना ऑब्लिगेटरी होता है। तो एक्चुअली ये शुरू में नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स, ये कहा था, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एड ऑन हुआ है। तो ये यूपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें अगर हम बात करें फ्रेंड्स, द क्वेश्चन शुड बी ऐसा हुआ क्यों। सो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए हुआ, अगर आप हिस्ट्री को डेप्थ में स्टडी करेंगे तो 70s वाज अ पीरियड देन देयर वाज ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड इंदिरा गांधी। सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी में 70s का वो पीरियड जो है उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था कि विच इज अबव, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, आखिर ज्यादा पावरफुल कौन है, पार्लियामेंट की सुप्रीम कोर्ट। सो उस समय 1967 में एक गोलकनाथ केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, और उसी के अगेंस्ट में एक्शन लेते हुए क्या करा था, पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट ला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वी कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, और इवन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाते हैं तो उस पर तो प्रेसिडेंट जो है उनकी भी एक्सेंट क्या होगी, कंपलसरी होगी, वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। दैट वाज गिवन हियर। अब इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है 35th एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आई गेस आप सबको बड़े अच्छे से रिमेंबर होगा, हमने सिक्किम और चोग्याल्स के बारे में स्टडी किया है। सो व्हेन आई टॉट यू अबाउट सिक्किम एंड चोग्याल्स, तब मैंने आपको बताया था कि 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या बना था, सिक्किम इंडिया का पार्ट बना था, बट उसको एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा, स्टेटस कब मिला था, नेक्स्ट ईयर 1975 में मिला था।
बिकॉज द चोग्याल्स वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम। सो व्हाट डिड इंदिरा गांधी डू, पहले तो उन्होंने सिर्फ इसे इंडिया का पार्ट बनाया और चोग्याल्स को उनकी पोजीशन पे रहने दिया, बट बाद में जब उन्हें फील हुआ कि चोग्याल्स आर क्रिएटिंग मच ट्रबल, तब उन्होंने क्या करा, तब उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे इनको उनके पोस्ट से ही क्या करा, हटा दिया और सिक्किम को एक इंडिया का फुल फ्लेज स्टेट जो है बना दिया। 35th and 36th Constitution Amendment Act. Now next is 38 and 39 Constitution Amendment Act. Again, they both are very important from the perspective of UPSC, क्योंकि अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर द ईयर, आप बड़े अच्छे समझ पाएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन सी 1975, 1975 फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं तो इससे आपको क्या याद आ रहा है? डेफिनेटली यू ऑल मस्ट बी रिमेम्बरिंग इमरजेंसी फ्रॉम दिस ईयर। 1975 में ही नेशनल इमरजेंसी रखी थी। सो फ्रेंड्स, नेशनल इमरजेंसी जब लगाई गई थी तो उसमें इंदिरा गांधी ने अपनी पावर्स को बहुत ह्यूज एक्सटेंट तक बढ़ाने के लिए दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करे थे, दैट इज 38 और 39। जिससे क्या हुआ था, उन्होंने जो इमरजेंसी है उसको ही क्या कर दिया था, नॉन जस्टिसेबल करा लिया था। इसके अलावा जो वो ऑर्डिनेंस पेश कर रही हैं, वो सारे ऑर्डिनेंस, फॉर एग्जांपल अभी अगर आप करंट न्यूज अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो फार्मर्स के लिए मोदी गवर्नमेंट एक नया बिल लाई है। सो ये जो बिल है इसमें भी व्हाट हैज बीन डन, इसको भी क्या करा गया है, नॉन जस्टिसेबल जो है बना, नॉन जस्टिसेबल सॉरी, इस बिल को भी क्या करा गया, एक ऑर्डिनेंस के फॉर्म में पहले लाया गया है। तो ऑर्डिनेंस आई गेस आप सबने स्टडी करा है, आर्टिकल 1 to 3 में पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन करा था। सो उसमें हमने पढ़ा था कि कच्चे कानून, ओके, रफ लॉ के फॉर्म में जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी लॉ को इनेक्ट कर सकता है। सो ऐसे लॉस जो पार्लियामेंट तक से पास नहीं हुए हैं, इन्हें नॉन जस्टिसेबल मतलब जुडिशियल रिव्यू के भी क्या कर दिया, अबव रख दिया था इस अमेंडमेंट ने। एंड इसके अलावा अलग अलग ग्राउंड्स पे एक ही टाइम पर दो नेशनल इमरजेंसीज लाना भी जस्टिफाई कर दिया था इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ही। इसके अलावा 38 के बाद फ्रेंड्स एक मेन अमेंडमेंट है 39। इफ यू रिमेंबर माय नेशनल इमरजेंसी लेक्चर, सो इन दैट लेक्चर आई एक्सप्लेन्ड यू कि जो इंदिरा गांधी जी का 1971 का इलेक्शन था, दैट इन रायबरेली अगेंस्ट राज नारायण, उस इलेक्शन को क्या करा गया था, इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, जगमोहन दालमिया ने। एंड इसी रीजन के कारण बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ने का बोल दिया था। सो इंदिरा गांधी वॉज वेरी स्टबर्न, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ब्रॉट करा, और एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट उन्होंने जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर, इनका जो इलेक्शन है उसको ही जुडिशियल रिव्यू के अबव कर दिया। मतलब कि जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर किया है, उन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट को ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया कि आप हमारा इलेक्शन जज ही नहीं कर सकते। सो दैट काइंड ऑफ पावरफुल वुमेन वाज इंदिरा गांधी। सो 38 और 39 आई गेस नेशनल इमरजेंसी आपको काफी अच्छे से क्लियर है, अभी रिसेंट में ही हमने स्टडी करा है, तो उस टाइम पे ये अमेंडमेंट्स लाए गए थे। नाउ आफ्टर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 44th एंड 42nd अमेंडमेंट। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि इन अमेंडमेंट्स में जितने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स ऐड और डिलीट हुए हैं, उतने फीचर्स तो आज तक टोटल ओवरऑल में भी नहीं हुए हैं। इवन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें तो इतने सारे फीचर्स ऐड करे गए थे कि इसे एक नया नाम दे दिया गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट was itself called a mini constitution, and rather some people used to call it Indira's constitution. Okay, so what was done? So friends, try to understand, हमने स्टडी किया था कि 1971 से 1977 तक क्या थी, नेशनल इमरजेंसी थी। सो इस पीरियड में इंदिरा गांधी जी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था, जो बहुत ही क्या था, डिवास्टेटिंग था, जो बहुत ही डिजास्टर्स था, जिसमें ऐसे ऐसे फीचर्स जोड़े गए जिन्होंने डेमोक्रेसी जो है उसको मियर अ जोक बनाकर रख दिया।
फॉर एग्जाम्पल सी, मैं कुछ फीचर्स पढ़ के बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स सारे जुडिशियल स्क्रूटनी के अबॉव कर दिए। जो जुडिशियल रिव्यू और रिट जुरिस्डिक्शन की सुप्रीम कोर्ट की पावर है, जो आर्टिकल 32 में हमने पढ़ी थी, मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस वगैरह, वो पूरी तरह से डिनाई कर दी। लोकसभा का टेन्योर 5 से बढ़ा के 6 इयर्स कर दिया। जो अगर कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो इम्प्लीमेंट करा रही हैं तो उसको फंडामेंटल राइट से अबोव कर दिया। मतलब कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं कि हमें बराबर करना है दो लोगों को, तो उसके लिए गवर्नमेंट अगर जो अबोव वाला पर्सन है, जो रिच पर्सन है, उसके फंडामेंटल राइट्स भी अबॉलिश कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो हैं उनके लिए कोई भी लॉ अगर वो बनाते हैं तो फंडामेंटल राइट्स के वो अबव होगा। इसके अलावा जो क्या कहते हैं ये, हाँ, वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल 6 मंथ से बढ़ाकर कितना कर दिया, 1 ईयर कर दिया। मतलब जो प्रेसिडेंट रूल हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि 6 मंथ लगता था, उसको उन्होंने बढ़ाकर 1 ईयर कर दिया। इसके अलावा जो सेंटर है उसको पावर दे दी कि वो आर्म फोर्सेस जो है छोड़ सकता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। मतलब कि जैसे अभी इफ यू रिमेम्बर कोरोना पीरियड में हम आपने सुना होगा कि अगर सिचुएशन जल्दी नॉर्मल नहीं हुई तो हमें गवर्न करने के लिए आर्मी आ सकती है। इसके अलावा इफ यू रिमेम्बर आर्टिकल 100 में वी हैव स्टडीड कोरम कि लोकसभा में एटलीस्ट 55 यानी 10% मेंबर होने चाहिए और राज्यसभा में 25 मेंबर्स होने चाहिए। उन्होंने कोरम का प्रिंसिपल ही खत्म कर दिया बिकॉज द थिंग इज उस टाइम उन्होंने अपने सारी अपोजिशन मेंबर्स जो थे उन्हें तो जेल में डाल दिया था। सो शी वॉज वेल अवेयर कि कोरम का प्रॉब्लम भी आ सकता है। सो उन्होंने कोरम का प्रोविजन ही क्या कर दिया, नल कर दिया। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है उसको राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ इट्स मेंबर्स एंड कमिटीज डिसाइड करने की पावर दे दी। एंड ये आर्टिकल 105 में हमने स्टडी करा था। और इसके अलावा जो सिविल सर्वेंट्स है उनका जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है उसको भी क्या कर दिया, बहुत ज्यादा वीकन कर दिया। सो इस तरह से उन्होंने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए जो बहुत ही डिजास्टरस और डेंजरस माने जाते हैं। पर ये सारे स्टेप्स नथिंग टू वरी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कैंसिल कर दिए गए। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लाई थी, इट मेड इट क्लियर कि जितना भी डैमेज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है वो सारा डैमेज जो है कैंसल आउट किया जाएगा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इवन इंदिरा गांधी जी पर मोरारजी देसाई एक सेकेंड, इवन इंदिरा जी पर जो क्या कहते हैं मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी उसने कमिटीज तक क्या कहते हैं रन करवाई जिन्होंने ये कंफर्म करा कि कौन कौन सी अनलॉफुल एक्टिविटीज इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राइम मिनिस्टर टेन्योर में की है जिनके लिए उनको पनिश किया जाना चाहिए। बट दैट्स नॉट ऑल। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट was considered the most disastrous amendment of the constitution till now, but still उसमें कई सारे अच्छे प्रोविजंस भी एड ऑन किए गए थे जिन्हें हम आज भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा प्रियम्बल है उसमें 3 नए वर्ड्स जोड़े गए, सोशल, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। आई गेस यू ऑल आर क्लियर कि हमारे प्रियम्बल का इकलौता अमेंडमेंट आज तक जो हुआ है वो 1976 में ही हुआ है। अदर देन दैट फंडामेंटल ड्यूटीज जो है जोड़ी गई। आई गेस यू रिमेम्बर सप्रू कमिटी बनी थी और वो जो सप्रू कमिटी थी उसने क्या करा था, फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी थी कि कौन कौन सी होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है उसे बाउंड कर दिया गया कैबिनेट एडवाइस पर, डेफिनेटली, क्योंकि इसके पहले कंफ्यूजन बना हुआ था कि जो एडवाइस बोली गई है आर्टिकल 74 में वो एडवाइस आखिर क्या कहते हैं बाइंडिंग है कि सिर्फ एडवाइजरी नेचर की है। सो आई गेस इट इज अ वेरी नेसेसरी थिंग कि प्रेसिडेंट की के ऊपर एडवाइस क्या होगी, बाइंडिंग होगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो हमने अभी डिस्कस नहीं करा है बिकॉज इट इज अ थिंग टू बी डिस्कस्ड इन द मेंस क्लासेस। नेक्स्ट, डीलिमिटेशन कमीशन। फ्रेंड्स आई गेस आप सबको आर्टिकल 82 याद होगा जिसमें मैंने आपको डीलिमिटेशन शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था कि भाई हर सेंसस के बाद
आर इंडियाज पॉपुलेशन गॉट इंक्रीज्ड। सो विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन कहीं पर क्या होता है, किसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन बढ़ जाती है एंड किसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, रीएडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये आर्टिकल 82 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बट ये समझा गया कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है एंड जो केरला और आंध्र प्रदेश जैसे सदर्न स्टेट्स हैं, केरला और कर्नाटक जैसे सदर्न स्टेट्स हैं, वो अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण यूपी की जो लोकसभा सीट्स है वो भी क्या हो रही है, ड्रास्टिकली बढ़ रही है और केरला कर्नाटक की लोकसभा सीट्स घट रही हैं। सो इसी को अंडरस्टैंड करते हुए फैमिली प्लानिंग जो है उसको क्या कहते हैं, एग्रीगेट करने के लिए, फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या करा गया, जो लोकसभा की सीट्स हैं और विधानसभा सीट्स हैं इनको फ्रीज कर दिया गया। कब तक, 2001 तक। कब किया गया, 1971 के सेंसस के बाद। इसके अलावा इफ यू रिमेंबर, हमने जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े थे, आई टोल्ड यू कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से मैक्सिमम अमेंडमेंट्स कब हुए हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुए हैं। डेट वर 39A, 43A और 48A। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग सर ये कौन कौन से हैं। सो फ्रेंड्स, दे आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। दैट इज फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो ये सारे अमेंडमेंट्स भी इंदिरा गांधी के 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही हुए। अदर देन दैट, आर्टिकल 246 में आई गेस यू ऑल रिमेंबर कि 5 सब्जेक्ट्स क्या हुए थे, ट्रांसफर हुए थे कॉन्करेंट लिस्ट में, जिससे कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स जो है 47 से बढ़ाकर 52 हो गए थे। सो ये भी इसी टाइम हुआ है। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो आई थिंक अ गुड थिंग हैज हैपेंड कि अभी तक जो है इनेक्ट नहीं हुआ, दैट इज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। मतलब कि इंदिरा गांधी वाज सो अगेंस्ट आवर जुडिशरी कि उन्होंने जिस तरह से हमारी आईएएस और आईपीएस और आईपीएस होते हैं, ऐसे एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को भी कॉन्स्टिट्यूशन से इनेक्ट कर लिया था। एंड ये आज भी इनेक्टेड है, बट स्टिल इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं बनाई है। सारा जुडिशियल वर्क हमारा सुप्रीम कोर्ट ही रन कर रही है। अब एज आई टोल्ड यू, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जितना भी डैमेज हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, उस सबको नलिफाई करा गया था। फॉर एग्जाम्पल, आई गेस यू ऑल नो, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रिबेलियन लाया गया नेशनल इमरजेंसी के लिए। मतलब हथियारों के साथ ही रिबेलियन होगा तो ही ये लगेगा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी लाइक एग्जाम्स, कि जो प्रेसिडेंट है उसको यहाँ पर एक पावर दी गई। फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो रिजेक्ट करना चाहते थे नेशनल इमरजेंसी को, बट ही वाजंट अवेयर दैट वेदर ही कैन डू दैट और नॉट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया कि इफ द प्रेसिडेंट वांट्स, तो वो एक बार जो है कैबिनेट की एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि थोड़ा टाइम जो है मिले, हीट ऑफ द मोमेंट में डिसीजंस जो है वो ना लिए जाएं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स लाइक यूपीएससी। अदर देन दैट, आई गेस यू ऑल नो, रिटर्न रिकमेंडेशन लगेगी नेशनल इमरजेंसी के लिए। एंड नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में फ्रेंड्स पूछा जाता है कि जो क्या कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी है वो किसने हटाया। एंड एज आई टोल्ड यू, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 19 और 31 में है वो ऑब्वियसली इंदिरा गांधी ने ही स्नैच किया होगा। सो इट इज नॉट द केस, दिस हैज बीन स्नैच्ड बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट फॉर आवर गुड, फॉर आवर ओन गुड। अदर देन दैट, आई गेस यू ऑल मस्ट रिमेंबर आर्टिकल 359, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले एक्सप्लेन किया था कि आर्टिकल 20 और 21 लाइक फॉर से राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी किसी भी कंडीशन में आपसे स्नैच नहीं किए जा सकते। इसके अलावा जितने भी डेंजरस प्रोविजंस लाए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, उन सबको क्या करा गया था, हटाया गया था। और जो भी पावर्स छीनी गई थी वो सारी पावर्स क्या करी गई फ्रेंड्स, रीस्टोर करी गई। फॉर एग्जाम्पल कोरम, लोकसभा टर्म और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई गेस आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट।
ऑलरेडी एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। आई गेस नथिंग टू एक्सप्लेन हियर कि जो द फोटो स्पीक्स इट ऑल कि हमारे यहाँ जो भी दल बदल प्रॉब्लम्स होती है, डिफेक्शन प्रॉब्लम्स होती है, उनको लेट गो करने के लिए एक नया शेड्यूल जोड़ा गया था, जिसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, टाइम पीरियड 1985। नेक्स्ट इज 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर आर्टिकल 326, तब मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि वोटिंग एज जो है राजीव गांधी जी ने 21 से घटा के 18 कर दी थी। अदर देन दैट, व्हेन वी स्टडीड आर्टिकल 338, तब आई मेड यू क्लियर कि पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होता एंड शेड्यूल ट्राइब होता था, और ये क्या कहते हैं लाया गया था, नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सबसे पहले स्पेशल ऑफिसर होता था, फिर उसके बाद एज आई टोल्ड यू क्या बनाया गया था, एनसी एससी एंड एसटी बनाया गया था, और फिर उसके बाद सेपरेट बॉडीज बना दी गई थी, एनसीएससी और एनसीएसटी। आई गेस ये सब हमने क्लियर आउट करा था आर्टिकल 338 स्टडी करते वक्त। सो उस टाइम हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिखा था 65 कि स्पेशल ऑफिसर की जगह मल्टी मेंबर बॉडी लाई गई थी, किसमें, 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। अब अदर देन दैट अगर हम बात करें तो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब फ्रेंड्स, I guess you must be thinking, if I ask you what is the capital of India, you all will say Sir Delhi. But let me tell you, Delhi was not the capital of India before 1991, because 1991 only it got the status of national capital territory. उसके पहले ये national capital territory नहीं थी। Okay, it must be clear. 71st amendment, अगेन 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस ऐड करने वाला, जो हमने अभी रिसेंट में ही 8th शेड्यूल में स्टडी करा था। आफ्टर दिस 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, आई गेस दे आर प्रीटी मच क्लियर, पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज विच एडेड न्यू शेड्यूल्स, 12th शेड्यूल एंड 11th शेड्यूल, very very important, but I guess it is all remembered by you. Now friends, next is 75th Amendment Act 1992. अब 77, सॉरी। अब फ्रेंड्स, इफ आई टेल यू, आई गेस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू रिजर्वेशन इन आर्टिकल while explaining आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 एंड आर्टिकल 16। इन आर्टिकल्स में मैंने आपको रिजर्वेशन जो है एक्सप्लेन किया है, बट रिजर्वेशन से आई हैव टोल्ड यू कि एक इंपॉर्टेंट केस हुआ था, इंदिरा साहनी केस। इस इंदिरा साहनी केस में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क डिसीजन लिए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि प्रमोशन, देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, मतलब जो प्रमोशन हो रहा है उसमें किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो बैकलॉग वैकेंसीज होती हैं, अगर वो लाई जाती हैं तो भी रिजर्वेशन टोटल कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से, मान लीजिए, मैं इसको अभी डेप्थ में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इफ एनीवन हैज अ डाउट प्लीज यू आर वेलकम टू आस्क ऑन मी फ्रॉम मी ऑन माय ओन नंबर 9977729895। बट प्रेजेंटली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सो सपोज मान लीजिए 500 वैकेंसीज आई, और 500 में से 250 वैकेंसीज जो है वो रिजर्व्ड है, और इन 250 में से इस साल कितनी फिल्ड हुई, 125। अब नेक्स्ट ईयर वापस से एक 500 वाली वैकेंसी आई, अब उसमें क्या होगी, ये 125 ऐड हो जाएगी। अब रिजर्वेशन पहले से कितना होगा, 250 का होगा, 250 और 125 कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। अब 625 में से अगर आप 375 देखोगे, सो डेफिनेटली इट विल बी अबव 50%। सो ये साफ बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप पिछले साल फिल ना हुई वैकेंसीज को अभी लाते हैं तो भी आपको 50% रूल फॉलो करना है। एंड द पार्लियामेंट वाज नॉट ग्लैड टू हियर इट, तो उन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर दिए फ्रेंड्स, दैट इज 77th एंड 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकते हैं, और बैकलॉग वैकेंसी लाते हैं तो वो 50% कैप रूल के भी क्या होगी, बाहर होगी। ठीक है, इंदिरा साहनी केस अगर आप स्टडी करते हैं तो उसमें आपको
ये अमेंडमेंट्स और डिटेल में स्टडी करने को मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे आते हैं। 84th अमेंडमेंट एक्ट एंड 87th अमेंडमेंट एक्ट, नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड। आर्टिकल 82 जो डीलिमिटेशन हमने अभी समझा था, उसी से रिलेटेड ये अमेंडमेंट्स है। हमने वहां पर देखा था कि 1971 का जो सेंसस है उसके डेटा को सीज कर दिया गया कब तक, 2001 तक। तो यही टाइम पीरियड बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 2026 कर दिया गया, किसमें, 84th अमेंडमेंट एक्ट में। उसी तरह से हमने देखा सेंसस किसका ले रहे थे, 1971 का ले रहे थे, तो इसकी जगह यहाँ पर सेंसस किसका लेने लग गए, 1991 का लेने लग गए। और इसके बाद वाले अमेंडमेंट में 1991 की जगह सेंसस किसका लेने लग गए, 2011 का लेने लग गए। बट लेट मी टेल यू, ये लोकसभा के लिए नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों बातें सेंसस की मैं किसके लिए कर रहा हूं, विधानसभा के लिए। लोकसभा के लिए तो आज भी 1971 का जो सेंसस है वही फॉलो हो रहा है। स्क्रीनशॉट खींच के इसको आप अच्छे से पढ़ स्टडी करके देखिए, आई गेस आपको क्लियर हो जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क। अब इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेस यू ऑल मस्ट बी रिमेंबरिंग आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन। सो जो राइट टू एजुकेशन है वो कब लाया गया, 2002 में लाया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जिसमें आई गेस यू ऑल नो 21A आर्टिकल ऐड हुआ। जो आर्टिकल 45 है उसमें आई हैव टॉट कि पहले जो 6 to 14 ईयर्स को एजुकेशन दिलाने का डायरेक्टिव था उसको उसको हटाकर क्या कर दिया गया, 0 to 6 ईयर्स जो है 6 ईयर्स से कम के बच्चों को एजुकेशन दिलाने की डायरेक्टिव पर ला दिया गया है। और एक नया फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था 51A, अकॉर्डिंग टू विच पेरेंट्स जो हैं उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया था। रिसेंट में एक फिल्म रिलीज हुई है गीता रानी, उसमें भी इस 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसके बारे में डिस्कस किया गया है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड। एज आई टोल्ड यू कि 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, एनसीएससी और एनसीएसटी सेपरेट बॉडीज जो है नहीं बनी थी, एनसीएससी एंड एनसीएसटी बना था। तो सेपरेट बॉडीज कब आई, 89th अमेंडमेंट एक्ट से आई। आफ्टर दैट 91st अमेंडमेंट एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आई गेस मैंने आप सबको जब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पढ़ाया था, एट दैट टाइम while teaching you council of minister in article 74 and 75, I explained you कि हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें अटल बिहारी गवर्नमेंट जो थी, क्योंकि वो 24 पार्टीज के कोलिशन से बनी थी, सो अटल बिहारी वाजपेयी वाज फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स फ्रॉम ऑल द पार्टीज कि मेरी पार्टी के पर्सन को मिनिस्टर बनाओ। सो दैट्स वाई उन्होंने क्या करा था कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है उसको फिक्स कर दिया गया था कि लोकसभा का 15% जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज प्रेजेंटली अराउंड 81 कह सकते हैं हम। और यही की यही विधानसभा में भी कर दिया गया था कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारी विधानसभा 230 है, सो इसका 15% से ज्यादा क्या नहीं हो सकते, मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। एंड आई गेस इसका 15% नियर अबाउट 35, इससे ज्यादा मिनिस्टर्स एमपी में नहीं हो सकते। इसके अलावा जो 10th शेड्यूल है उसको भी थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया गया था। आई टोल्ड यू 1/3 मेंबर अगर स्प्लिट होते हैं तो उसे एंटी डिफेक्शन के बाहर रखा जाएगा, ये प्रोविजन भी कैंसल आउट कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज 92nd अमेंडमेंट एक्ट, ये भी वही 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस से जुड़ा है, सो आई गेस आपको ये क्लियर ही है। नेक्स्ट इज 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब फ्रेंड्स इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि आर्टिकल जो अभी 103 अमेंडमेंट आया है उससे कनेक्टेड है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपको ये स्टडी करना चाहिए। जो अगर हम बात करें जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं फ्रेंड्स, आई गेस यू ऑल नो कि प्राइवेट कॉलेजेस भी क्या देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट वाज अगेंस्ट इट और उन्होंने 2004 में कहा भी था कि प्राइवेट कॉलेजेस को जहां पर गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा है, गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन एनी ग्रांट, उन्हें हम फोर्स नहीं कर सकते। बट एज यू कैन सी
जो पार्लियामेंट है उसने कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या कर दिया, अमेंड कर दिया 93rd अमेंडमेंट एक्ट से। नेक्स्ट इज 96 अमेंडमेंट एक्ट, नॉट एट ऑल वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट सिंस 8 शेड्यूल से कनेक्टेड है इसलिए मैंने मेंशन करा है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आई गेस यू ऑल रिमेंबर आर्टिकल 19 में जो मैंने आपको कोऑपरेटिव स्टडी एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक व्यक्ति की घर टूटा है, एक व्यक्ति जो है उसके एक पर्सन जो है उसके पास खाने को जो क्या कहते हैं ग्रेन्स है उसका शॉर्टेज है, और एक अदर पर्सन है उसकी फैमिली में कोई इल है। सो ये सारे के सारे जो वीक पीपल है ये खुद को हेल्प नहीं कर सकते, एंड इवन गवर्नमेंट के पास भी इतना मनी नहीं है कि ये उनकी हेल्प कर पाए। सो व्हाट शुड दे डू, दे शुड फॉर्म अ सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ताकि वो एक दूसरे को हेल्प कर पाए। और इसी में हमने फार्मर वाला एंगल भी देखा था कि कई सारे छोटे छोटे फार्म्स अगर मिल जाए, सो क्या कहते हैं कलेक्शन करके दे कैन बाय अ ट्रैक्टर फॉर देयर ओन लैंड। अब इसमें आर्टिकल 19 अमेंड हुआ था। अदर देन आर्टिकल 19 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें भी अमेंडमेंट हुआ था। आई गेस यू ऑल रिमेंबर 43B, और इसके अलावा एक नया पार्ट 9B भी जोड़ा गया था। सो आर्टिकल 19, 43B और पार्ट 9B ये सब इसमें किया गया था। अब इसके बाद 99th अमेंडमेंट, फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनजैक। आई गेस मैंने आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया ही है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो अपनी जो पार्टिसिपेशन है इन द सुप्रीम कोर्ट जजेस इलेक्शन उसको बढ़ाना चाहती थी। सो व्हाट डिड इट डू, इट मेड अ न्यू बॉडी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिससे उनकी जो पार्टनरशिप है, जो पार्टिसिपेशन है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के इलेक्शन में काफी बढ़ जाता। बट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 50 सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, नलिफाई कर दिया, सेइंग दैट एज पर आर्टिकल 50 द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव मस्ट बी केप्ट सेपरेट। जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है इन्हें पूरी तरह से क्या रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स 100 अमेंडमेंट एक्ट। 100 अमेंडमेंट एक्ट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्लाइड आपके सामने है। इस स्लाइड को अगर आप केयरफुली देखेंगे, सो फ्रेंड्स देखिए ये ब्लू कलर में क्या है, इंडो बांग्लादेश बाउंड्री है। अब इस ब्लू कलर के इस तरफ क्या है, ये देखिए इधर बांग्लादेश है और इधर क्या है, ये वेस्ट बंगाल है। इस फोटो में आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने किसको जूम करा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक वर्ड लिखा है एनक्लेव्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो बांग्लादेश है उसमें ऐसे रीजन्स है जो इंडिया के हैं। उसी तरह से ये जो ग्रीन वाले हैं ये क्या है, एनक्लेव्स ऑफ बांग्लादेश, मतलब इंडिया में ऐसे रीजन हैं जो बांग्लादेश के हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या इस तरीके से गवर्नेंस हो सकता है? मतलब कि अगर मैं बात करूं, ये कहने को इंडिया है बट इंडिया के अंदर क्या है, बांग्लादेश की टेरिटरी है, और ये कहने को बांग्लादेश है पर इसके अंदर क्या है, इंडिया की टेरिटरी है। यू विल बी क्वाइट अमेज्ड, या डेफिनेटली हमारे यहाँ ऐसी जगहें थी। तो अब इसके कारण क्या हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था। इसी कारण ये जो एनक्लेव्स हैं इन्हें क्या करा गया, एक्सचेंज करा गया, और इसके लिए क्या लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। आई गेस यू ऑल नो, मैंने 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आज ही एक्सप्लेन करा कि वी आर फ्री टू एक्वायर अ टेरिटरी बट वी कैन नॉट गिव अ टेरिटरी विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, तो बांग्लादेश के साथ क्या करा गया, एनक्लेव्स जो है एक्सचेंज करे गए, और इस पर काफी इशू भी बना था। रीजन बीइंग, एज यू कैन सी इन द इंफॉर्मेशन रिटन बिलो, कि हमारे पास बांग्लादेशी एनक्लेव्स, और फोटो में भी आप सी कर सकते हैं, हमारे पास बांग्लादेशी एनक्लेव्स छोटे और कम थे, और बांग्लादेश के पास जो एनक्लेव्स हैं वो काफी बड़े थे, जिसके कारण जो है हमें कम एरिया मिला, बांग्लादेश को ज्यादा एरिया मिला। काफी हाईलाइटेड इशू था ये 2014 का ही, बट इट इज मच नेसेसरी, क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन थी बांग्लादेश और इंडिया दोनों कंट्रीज में, उनका डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि गवर्नमेंट वर्क ही नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा आई गेस
आपने इकोनॉमी में इसको क्लियर कराई है, जीएसटी। ये भी कब लाया गया? 2017 में फर्स्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट बिकॉज इकोनॉमी में आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। नेक्स्ट इज 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स, आई गेस यू ऑल रिमेंबर, मैंने आपको आर्टिकल 338 बी एक्सप्लेन करते वक्त नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अभी रिसेंट में ही बताया था। सो आई गेस ये आपको प्रिटी क्लियर है, नथिंग टू एक्सप्लेन। अब नेक्स्ट इज फ्रेंड्स 103rd अमेंडमेंट एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या करा गया था? इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें एक नया रिजर्वेशन जो है जोड़ा गया। फ्रेंड्स, आई गेस मैंने आपको भी आर्टिकल 15-16 में बताया था कि सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं? रूल बना सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकल की, तो वहां पर मैंने साफ मना कर दिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस की बात नहीं करता है। बट दैट प्रोविजन हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2019, दैट इज EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमी वीकर सेक्शन। इसके लिए 10% रिजर्वेशन देने की बात जो है की गई है आर्टिकल 16 में। और ये जो अमेंडमेंट है, इसकी मजेदार बात फ्रेंड्स ये है कि जो रिसेंट में यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें इट हैज सीन दैट कि जो EWS वाले रिजर्वेशन वाले लोग थे, उनका जो कट ऑफ था वो ओबीसी से कम गया था। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज जो हम आर्टिकल 333 में डेप्थ में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर हम बात करें 1950 से 2020 तक का क्या था? रिजर्वेशन था। और इस रिजर्वेशन को क्या कर दिया गया है? अभी 10 साल और बढ़ा दिया गया है। सो ये 10 इयर्स जो बढ़ाया गया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? लेटेस्ट अमेंडमेंट है, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। कोई से अमेंडमेंट में अगर आपको डाउट हो तो उससे रिलेटेड आर्टिकल का जो सेशन है आप उसको स्टडी कीजिए। फिर भी क्लियर ना हो तो आप मुझे कॉल करके या मुझे मैसेज करके अपना डाउट जो है वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब इसके अलावा हमारा जो कल से जो है हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। बाय बाय फॉर नाउ।